नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के लिए सुपर क्रिटिकल है क्योंकि आरबीआई के नए अपडेट्स अक्सर यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएसएल की कैटेगरीज का यह सवाल बेसिक है, पर एग्जाम में आता है। Which of the following are recognized categories under priority sector lending? Option A. Agriculture and heavy industry only. Option B. Agriculture, MSME, export credit and renewable energy. Option C. Export credit and large corporate infrastructure only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एग्रीकल्चर और एमएसएमई सही कैटेगरीज हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी कैटेगरी पीएसएल में आती है। सबसे पहले लिस्ट को याद करें। पीएसएल में कुल 8 कैटेगरीज हैं, जिनमें एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। हेवी इंडस्ट्री के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि हर इंडस्ट्री प्रायोरिटी है, लेकिन फर्क यह है कि पीएसएल सिर्फ छोटे और जरूरतमंद सेक्टर्स जैसे एमएसएमई को कवर करता है, बड़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्री को नहीं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन देता है। यह लोन पीएसएल में काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर वही बैंक किसी किसान को सोलर पंप के लिए लोन देता है, तो वो काउंट होगा। जब यह लोन किसान को मिलता है, तो ज़मीनी स्तर पर विकास होता है, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि हेवी इंडस्ट्री और लार्ज इंफ्रा पीएसएल का हिस्सा नहीं है। सिर्फ आरबीआई द्वारा लिस्टेड 8 सेक्टर्स ही मान्य है। अगले सवाल में हम एग्री लेंडिंग की एक खास टर्म एलाइड एक्टिविटीज को समझेंगे, जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करती है। एग्री लेंडिंग में एलाइड एक्टिविटीज क्या है, इसे ध्यान से देखें। In the context of agricultural lending, the term allied activities includes which of the following? Option A. Sericulture and beekeeping. Option B. Textile manufacturing. Option C. Construction of rural roads. Option D. Mining and quarrying. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सेरिकल्चर और बीकीपिंग इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि एलाइड एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले इसके अर्थ को समझिए। खेती सिर्फ फसल उगाना नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए काम भी हैं। एलाइड एक्टिविटीज वो हैं जो खेती के पूरक हैं, जैसे डेयरी, फिशरीज या मधुमक्खी पालन। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में टेक्सटाइल बनाना एक इंडस्ट्री है, लेकिन फर्क यह है कि रेशम के कीड़े पालना यानी सेरिकल्चर सीधा कुदरत और किसान से जुड़ा है, इसलिए यह एग्री का हिस्सा है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय पालता है। बैंक उसे डेयरी के लिए जो लोन देगा, वो एलाइड एक्टिविटी में गिना जाएगा। जब किसान को यह लोन मिलता है, तो उसकी इनकम का सोर्स डाइवर्सिफाई होता है, जिससे रूरल इकॉनमी मजबूत होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि खेती से सीधे जुड़े नेचुरल काम ही एलाइड एक्टिविटी माने जाते हैं, रोड बनाना या माइनिंग नहीं। अगले सवाल में टारगेट कैलकुलेशन का बेस फॉर्मूला देखेंगे, जहां एनबीसी वाला पॉइंट एग्जाम में बार बार आता है। टारगेट किस अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, यहां गलती मत करना।
For the purpose of priority sector lending targets, the base for computation is the adjusted net bank credit (ANBC) or the whichever is higher. Option A. Credit equivalent of off-balance sheet exposures (COBs). Option B. Statutory liquidity ratio (SLR). Option C. Net demand and time liabilities (NDTL). Option D. Incremental credit deposit ratio (ICDR). सही जवाब है ऑप्शन ए यानी COBSA। अब सवाल यह है कि टारगेट किस पर तय होता है। सबसे पहले नियम को रट लें। बैंक का PSL टारगेट उसके पिछले साल के NBC या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पर बेस्ड होता है। जो भी ज्यादा हो यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। NDTL के बारे में CRR NDTL पर लगता है, लेकिन फर्क यह है कि PSL का टारगेट बैंक द्वारा दिए गए क्रेडिट यानी लोन पर लगता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक का NBC 100 करोड़ है और ऑफ बैलेंस शीट आइटम 110 करोड़ है। बैंक को टारगेट 110 करोड़ पर कैलकुलेट करना होगा। जब बेस अमाउंट बढ़ता है तो बैंक को मजबूरन ज्यादा PSL लोन देने पड़ते हैं, जिससे गरीब तबके को फंड्स मिलते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि RBI हमेशा हायर अमाउंट को बेस बनाता है ताकि सोशल सेक्टर को मैक्सिमम क्रेडिट मिल सके। अगले सवाल में अलग अलग बैंकों के PSL टारगेट्स का डेटा देखेंगे, खासकर UCB का बदला हुआ नियम। अलग अलग बैंकों के PSL टारगेट्स का यह डेटा बहुत क्रूशियल है। Which of the following statements regarding priority sector targets for different banking categories are correct? 1. Regional rural banks, RRBs, have a target of 75% of ANBC COBs respectively. 2. Primary, urban, cooperative banks, UCBs, and small finance banks, SFBs, have a target of 60% of ANBC COBs. 3. Foreign banks with less than 20 branches are exempt from agriculture and weaker section subtargets. 4. Domestic commercial banks have a total target of 40%. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी टारगेट्स बिल्कुल सही हैं। अब सवाल यह है कि UCB का टारगेट 60% क्यों है। पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का टारगेट कमर्शियल बैंक्स की तरह 40% होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है और आगे यह 75% तक जाएगा। फर्क यह है कि अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी RRB की तरह ज्यादा सोशल लेंडिंग करनी पड़ती है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास 100 करोड़ का फंड है। उसे अब 60 करोड़ रुपए अनिवार्य रूप से प्रायोरिटी सेक्टर में देने होंगे। जब यह टारगेट बढ़ता है तो छोटे शहरों में लोन का फ्लो बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का टारगेट 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। ये एग्जाम में पक्का आएगा। अगले सवाल में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का सब टारगेट देखेंगे, जिसे एग्जाम में कोई मिस नहीं कर सकता। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का सब टारगेट अक्सर पूछा जाता है। What is the specific subtarget prescribed for small and marginal farmers, SMFs, under the agriculture category for domestic commercial banks? Option A. 8%. Option B. 10%. Option C. 14%.
Option D. 18%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10%। अब सवाल यह है कि यह टारगेट क्यों बढ़ा। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। एग्रीकल्चर का टोटल टारगेट 18% है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा खास तौर पर छोटे किसानों यानी एसएमएफ के लिए रिजर्व है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। पुराने 8% के नियम के बारे में। पहले यह 8% था, लेकिन फर्क यह है कि अब इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया। उसमें से 18 रुपए खेती को जाने चाहिए और उन 18 में से भी 10 रुपए सिर्फ छोटे किसान को मिलने चाहिए। जब यह पैसा छोटे किसान तक पहुंचता है, तो रूरल डिस्ट्रेस कम होता है और इंक्लूसिव बैंकिंग सच साबित होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टोटल एग्री 18% है, जिसमें एसएमएफ का हिस्सा अब 10% फिक्स है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीएसएल में हेवी इंडस्ट्री नहीं आती, सिर्फ 8 सेक्टर्स आते हैं। मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन खेती की एलाइड एक्टिविटी माने जाते हैं। टारगेट एनबीसी या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में से जो ज्यादा हो, उस पर लगता है। आरआरबी का टारगेट 75% है और एसएफपी का टारगेट 60% है, जबकि डोमेस्टिक बैंक्स का 40 है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सब टारगेट अब 10% तय है। अगला क्वेश्चन 6 पीएसएल के वेटेज एडजस्टमेंट पर है, जहां पिछड़े जिलों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वेटेज एडजस्टमेंट का यह लॉजिक एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आता है। Consider the following statements regarding adjustments for weights in PSL achievement. Assertion A. Incremental priority sector credit in identified districts with comparatively lower credit flow. Per capita PSL rupees 9,000 is assigned a higher weight of 125%. Reason R. This framework is intended to incentivize credit flow to underserved districts and address regional disparities. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों बातें सही हैं और रीजन भी करेक्ट है। अब सवाल यह है कि यह वेटेज सिस्टम क्यों बना। सबसे पहले लॉजिक को समझिए। भारत के कुछ जिले फाइनेंशियली बहुत पिछड़े हैं, जहां लोन नहीं पहुंचता। आरबीआई ने नियम बनाया कि अगर बैंक ऐसे जिले में लोन देगा जहां पर कैपिटा क्रेडिट 9,000 से कम है, तो उसे 125% क्रेडिट मिलेगा। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। नॉर्मल वेटेज के बारे में। सामान्य जगह पर 100 रुपए का लोन 100 ही गिना जाता है, लेकिन फर्क यह है कि पिछड़े जिले में 100 रुपए का लोन 125 रुपए गिना जाएगा। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बैंक बिहार के किसी पिछड़े जिले में 1 लाख का लोन देता है। पीएसएल टारगेट पूरा करने के लिए आरबीआई इसे 1,25,000 मानेगा। जब बैंक को यह इंसेंटिव मिलता है, तो वो मेट्रो शहर छोड़कर गांव की तरफ भागता है, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी कम होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि कम क्रेडिट वाले जिलों में लोन देने पर बैंक को 25% का बोनस मिलता है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि किन बैंकों को इस वेटेज सिस्टम से छूट मिली है। यह एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। किन बैंकों को वेटेज एडजस्टमेंट से छूट मिली है, इसे याद रखें।
Which of the following banking categories are exempted from the adjustments of weights in PSL achievement based on district-wise credit flow? Option A. Regional rural banks, RRBs, and UCBs only. Option B. Regional rural banks, RRBs, UCBs, and foreign banks. Option C. Domestic private sector banks only. Option D. All scheduled commercial banks. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आरआरबी, यूसीबी और फॉरेन बैंक्स को छूट है। अब सवाल यह है कि इन्हें छूट क्यों मिली? सबसे पहले इनके नेचर को समझिए। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स का एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत सीमित होता है। वो चाहकर भी दूसरे जिलों में जाकर लोन नहीं दे सकते। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के बारे में। एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बैंक पूरे देश में हैं, इसलिए उन्हें हर जगह बैलेंस बनाना होता है। लेकिन फर्क यह है कि लोकल बैंक्स अपने ही जिले में बंधे हैं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक आरआरबी ऐसे जिले में है जहां क्रेडिट फ्लो पहले से ज्यादा है। अगर आरबीआई उसका वेटेज घटा दे तो उस बैंक का टारगेट फेल हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकता। इसलिए आरबीआई ने उन्हें इस नियम से बाहर रखा है। तो दोस्तों, याद रखिए कि जिन बैंकों की रीच लिमिटेड है, उन पर रीजनल वेटेज का नियम लागू नहीं होता। अगले सवाल में हाई क्रेडिट फ्लो वाले जिलों का वेटेज देखेंगे, जो अक्सर नेगेटिव मार्किंग करवाता है। ज्यादा क्रेडिट वाले जिलों में वेटेज घट जाता है। सही आंकड़ा चुनें। For districts with comparatively higher credit flow, per capita PSL greater than rupees 42,000, what weight is assigned to the incremental priority sector credit? Option A. 75%. Option B. 90%. Option C. 100%. Option D. 125%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 90% वेटेज मिलता है। अब सवाल यह है कि वेटेज कम क्यों होता है। सबसे पहले आरबीआई की मंशा समझिए। जिन जिलों में पर कैपिटा क्रेडिट 42,000 से ज्यादा है, वहां पहले से बहुत पैसा है। आरबीआई चाहता है कि बैंक वहां भीड़ न बढ़ाए। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। 100% क्रेडिट के बारे में। नॉर्मल केस में पूरा क्रेडिट मिलता है, लेकिन फर्क यह है कि सैचुरेटेड जिलों में बैंक को पेनल्टी के तौर पर कम क्रेडिट मिलता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बैंक मुंबई जैसे हाई क्रेडिट जिले में 1 लाख का लोन देता है। पीएसएल टारगेट में यह सिर्फ 90,000 ही काउंट होगा। जब बैंक को यह नुकसान दिखता है, तो वो मुंबई छोड़कर किसी और जिले में लोन देना पसंद करता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाई क्रेडिट फ्लो वाले जिलों में बैंक को 10% का नॉशनल लॉस होता है, ताकि वो नए इलाकों में जाए। अगले सवाल में एसएफबी का वीकर सेक्शन टारगेट देखेंगे, जो डोमेस्टिक बैंकों जैसा ही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट क्या है, इसे नोट कर लें। What is the target for advances to weaker sections for small finance banks, SFBs? Option A. 10%. Option B. 12%. Option C. 15%. Option D. 18%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 12%। अब सवाल यह है कि यह टारगेट कितना अहम है।
सबसे पहले एसएफपी के स्ट्रक्चर को याद करें। हालांकि एसएफपी का टोटल पीएसएल टारगेट 75% है, लेकिन वीकर सेक्शन के लिए नियम डोमेस्टिक बैंक्स जैसा ही है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। आरआरबी के टारगेट के बारे में। आरआरबी के लिए यह टारगेट 15% है, लेकिन फर्क यह है कि एसएफपी को अभी 12% ही मेंटेन करना है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 करोड़ का लोन देता है। उसे कम से कम 12 करोड़ रुपए एससी, एसटी या बीपीएल परिवारों को देने होंगे। जब यह पैसा समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचता है, तो गरीबी कम होती है और बैंकिंग सब तक पहुंचती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एसएफपी के लिए वीकर सेक्शन टारगेट 12% है, जबकि आरआरबी के लिए यह ज्यादा है। अगला सवाल फार्म क्रेडिट से जुड़ा है, जहां से हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर शुरू होगा। फार्म क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? यह लिस्ट बहुत क्रूशियल है। Which of the following loans are eligible for classification as farm credit under the agriculture category? 1. Loans for pre-post harvest activities, spraying, grading. 2. Loans to distressed farmers indebted to non-institutional lenders. 3. Loans for installation of standalone solar agriculture pumps. 4. Loans to small and marginal farmers for purchase of land for agricultural purposes. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी फार्म क्रेडिट का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि फार्म क्रेडिट का दायरा क्या है। सबसे पहले समझिए कि इसमें सिर्फ फसल उगाना नहीं, बल्कि खेती को बचाने और बढ़ाने वाले खर्चे भी शामिल हैं। हार्वेस्टिंग, सोलर पंप और यहाँ तक कि जमीन खरीदना भी इसमें आता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। जमीन खरीदने के नियम के बारे में। बैंक हर किसी को जमीन के लिए लोन नहीं देता। फर्क यह है कि सिर्फ छोटे और सीमांत किसान ही खेती की जमीन खरीदने के लिए पीएसएल लोन ले सकते हैं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक छोटा किसान साहूकार के कर्ज में डूबा है। बैंक उसे डिस्ट्रेस्ड फार्मर मानकर लोन दे सकता है ताकि वो साहूकार का पैसा चुका दे। जब बैंक ऐसा करता है, तो किसान आत्महत्या करने से बचता है और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लौट आता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि फार्म क्रेडिट में इनडायरेक्ट मदद और सोलर पंप जैसे मॉडर्न टूल्स भी शामिल हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। कम क्रेडिट वाले पिछड़े जिलों में लोन देने पर 125% वेटेज मिलता है। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स पर वेटेज एडजस्टमेंट का नियम लागू नहीं होता। हाई क्रेडिट वाले जिलों में लोन का वेटेज घटाकर 90% कर दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को वीकर सेक्शन के लिए 12% का टारगेट पूरा करना होता है। फार्म क्रेडिट में सोलर पंप और कर्जदार किसानों की मदद भी शामिल है। अगला क्वेश्चन 11 एग्री लोन की लिमिट्स पर है, जहां कॉर्पोरेट फार्मर की कैप अक्सर पूछी जाती है। एग्री लोन की ये लिमिट्स एग्जाम में डायरेक्ट डेटा के रूप में पूछी जाती हैं। Which of the following loan limits for agriculture classification are correct? 1. Corporate farmers FPOs, aggregate limit of rupees 4 crore per borrowing entity. 2. Loans against negotiable warehouse receipts, NWR's limit of rupees 90 lakh. 3. Loans for agriculture infrastructure, aggregate limit of rupees 100 crore per borrower. Option A. 1 and 2 only. Option B.
2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दी गई तीनों लिमिट्स बिल्कुल सही हैं। अब सवाल यह है कि ये लिमिट्स क्यों तय की गईं? सबसे पहले डेटा को रट लें। कॉरपोरेट फॉर्मर्स के लिए लिमिट 4 करोड़ है, एग्री इंफ्रा के लिए 100 करोड़ है और एनडब्ल्यूआर के लिए 90 लाख है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। एनडब्ल्यूआर और नॉन एनडब्ल्यूआर के बीच अगर रसीद ईएनडब्ल्यूआर है तो लिमिट 90 लाख है, लेकिन फर्क यह है कि साधारण रसीद पर यह लिमिट सिर्फ 50 से 60 लाख होती है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल तुरंत बेचने के बजाय सरकारी गोदाम में रखता है और उसे एक रसीद मिलती है। बैंक उस रसीद के आधार पर उसे 90 लाख तक का लोन दे सकता है। जब किसान को यह पैसा मिलता है तो वो मजबूरी में फसल बेचने से बच जाता है और बाद में सही दाम मिलने पर ही बेचता है, जिससे उसकी आय बढ़ती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एनडब्ल्यूआर किसान को होल्डिंग कैपेसिटी देता है ताकि वो बाजार का राजा बन सके। अगले सवाल में एफपीओ की लिमिट देखेंगे, जहां एश्योर्ड मार्केटिंग होने पर लोन डबल हो जाता है। अगर मार्केटिंग की गारंटी हो तो एफपीओ को कितना लोन मिल सकता है? Loans to FPOs FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a predetermined price are eligible for classification as farm credit up to Option A. Rupees 2 crore. Option B. Rupees 5 crore. Option C. Rupees 10 crore. Option D. Rupees 15 crore. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि लिमिट ज्यादा क्यों है? सबसे पहले लॉजिक को समझिए। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन जब खेती करते हैं तो बैंक को रिस्क होता है, लेकिन अगर उनकी फसल पहले से ही किसी कंपनी ने खरीदने का वादा कर रखा है तो रिस्क कम हो जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। नॉर्मल एफपीओ लिमिट के बारे में, साधारण एफपीओ के लिए लिमिट 5 करोड़ है, लेकिन फर्क यह है कि एश्योर्ड मार्केटिंग वाले केस में यह लिमिट डबल होकर 10 करोड़ हो जाती है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक एफपीओ ने बिग बास्केट के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो सारा आलू उन्हें ही बेचेंगे। इस एग्रीमेंट को देखकर बैंक 10 करोड़ का लोन दे देगा। जब एफपीओ को इतना बड़ा फंड मिलता है तो वो मॉडर्न फार्मिंग कर पाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि एश्योर्ड मार्केटिंग रिस्क को घटाती है, इसलिए लोन लिमिट बढ़ जाती है। अगले सवाल में एग्री इंफ्रा और एंसिलरी सर्विसेज का फर्क समझेंगे, जो अक्सर गलत होता है। एंसिलरी सर्विसेज में क्या नहीं आता, इसे पहचानना बहुत जरूरी है। Which of the following is not eligible to be classified under ancillary services in the agriculture category? Option A. Loans to cooperative societies for disposing of produce. Option B. Loans up to rupees 50 crore to startups engaged in agriculture. Option C. Loans for food and agro-processing up to rupees 100 crore. Option D. Loans for construction of warehouse and cold chains. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वेयरहाउस और कोल्ड चेन एंसिलरी में नहीं आते। अब सवाल यह है कि फिर ये कहाँ जाते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन को क्लियर करें। वेयरहाउस बनाना एक फिजिकल एसेट खड़ा करना है, इसलिए आरबीआई इसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में डालता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें।
एंसिलरी के मतलब के बारे में। एंसिलरी का मतलब है सहायक सेवाएं, जैसे कोऑपरेटिव्स को मदद या एग्री स्टार्टअप्स। लेकिन फर्क यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ईंटगारे वाला कंस्ट्रक्शन आता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन कोल्ड स्टोरेज बनाता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप ऐप बनाता है जो किसान को मंडी से जोड़ता है, तो वो एंसिलरी सर्विस है। जब हम सही क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बैंक को सही सब टारगेट रिपोर्ट करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि हार्डवेयर या बिल्डिंग इंफ्रा है और सर्विस या स्टार्टअप एंसिलरी है। अगले सवाल में स्मॉल फार्मर की परिभाषा देखेंगे, जो लैंड होल्डिंग के हिसाब से तय होती है। स्मॉल फार्मर के पास कितनी जमीन होती है? यह बेसिक लेकिन क्रिटिकल है। For the purpose of priority sector classification, a small farmer is defined as a farmer with a land holding of Option A, up to 1 hectare. Option B, more than 1 hectare and up to 2 hectares. Option C, more than 2 hectares and up to 4 hectares. Option D, more than 4 hectares. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अब सवाल यह है कि यह क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले स्लैब को याद रखें। 1 हेक्टेयर तक वाला किसान मार्जिनल है और 1 से 2 हेक्टेयर वाला स्मॉल फार्मर है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। 2 हेक्टेयर से ऊपर वालों के बारे में। 2 से 4 वाले मीडियम हैं, लेकिन फर्क यह है कि पीएसएल के 10% वाले सब टारगेट में सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल ही काउंट होते हैं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है। बैंक उसे जो भी लोन देगा, वो डायरेक्ट एसएमएफ टारगेट में गिना जाएगा। जब बैंक ऐसे किसानों को पहचान कर लोन देता है, तो सरकार की सब्सिडी और पीएसएल का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि 1 हेक्टेयर से कम मार्जिनल है और 2 हेक्टेयर तक स्मॉल है। अगले सवाल में एफपीओ को स्मॉल फार्मर मानने की शर्त देखेंगे, जो 75% पर टिकी है। एफपीओ का लोन एसएमएफ कोटे में कब गिना जाएगा? यह शर्त एग्जाम में आती है। Loans to FPOs FPCs can be reckoned towards the small and marginal farmers SMF subtarget provided that the landholding share of SMFs in the FPO is not less than Option A 51%, Option B 60%, Option C 75%, Option D 90%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 75%। अब सवाल यह है कि यह शर्त क्यों लगाई गई। सबसे पहले लॉजिक समझिए। बैंक चाहता है कि उसका एफपीओ लोन एसएमएफ के 10% वाले कोटे में गिना जाए, क्योंकि वो टारगेट पूरा करना मुश्किल होता है। आरबीआई कहता है कि यह तभी होगा जब एफपीओ में ज्यादातर मेंबर छोटे किसान हों। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। 51% के बारे में। मेजॉरिटी काफी नहीं है। फर्क यह है कि यहाँ सुपर मेजॉरिटी यानी 75% होना जरूरी है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक एफपीओ में 100 किसान हैं। अगर उनमें से 75 या उससे ज्यादा छोटे किसान हैं, तो बैंक द्वारा एफपीओ को दिया गया पूरा लोन एसएमएफ कोटे में काउंट हो जाएगा। इससे बैंक का मुश्किल टारगेट आसानी से पूरा होता है और छोटे किसानों को ग्रुप में लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एसएमएफ टैग पाने के लिए एफपीओ में 75% हिस्सेदारी छोटे किसानों की होनी चाहिए।
चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एनडब्ल्यूआर के तहत किसान को 90 लाख तक का लोन मिल सकता है। एश्योर्ड मार्केटिंग वाले एफपीओ के लिए लोन लिमिट 10 करोड़ रुपए है। वेयरहाउस और कोल्ड चेन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, एंसिलरी में नहीं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को स्मॉल फार्मर कहते हैं। एसएमएफ टारगेट के लिए एफपीओ में 75% छोटे किसान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 16 खादी विलेज इंडस्ट्री पर है, जो हमेशा एक खास कैटेगरी में जाता है, चाहे लोन कितना भी हो। केवीआई सेक्टर का क्लासिफिकेशन एग्जाम में एक फ्री नंबर की तरह है, इसे गलत मत करना। All loans to units in the Khadi and Village Industries (KVI) sector are eligible for classification under which priority sector category? Option A. Small enterprises. Option B. Micro enterprises. Option C. Medium enterprises. Option D. Social infrastructure. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज। अब सवाल यह है कि केवीआई हमेशा माइक्रो क्यों माना जाता है। सबसे पहले नियम को रट लें। खादी और विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर चाहे कितना भी हो, पीएसएल के लिए उसे हमेशा माइक्रो एंटरप्राइज ही माना जाएगा। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। एमएसएमई की नॉर्मल परिभाषा के बारे में। नॉर्मल कंपनी अपने टर्नओवर के हिसाब से माइक्रो या स्मॉल होती है, लेकिन फर्क यह है कि खादी यूनिट्स के लिए साइज मायने नहीं रखता, वो बाय डिफॉल्ट माइक्रो है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बड़ी खादी संस्था का टर्नओवर 50 करोड़ है। नॉर्मल रूल से यह स्मॉल या मीडियम होनी चाहिए, लेकिन बैंक इसे पीएसएल में माइक्रो एंटरप्राइज ही रिपोर्ट करेगा। जब बैंक ऐसा करता है तो उसे अपना 7.5% का माइक्रो टारगेट पूरा करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि केवीआई का मतलब ही है माइक्रो एंटरप्राइज, नो मैटर्स व्हाट। अगले सवाल में जनधन खाते के ओवरड्राफ्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट किस कैटेगरी में रिपोर्ट होता है? यह सवाल बहुत कॉमन है। Overdrafts extended to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) account holders are categorized as lending to. Option A. Weaker sections only. Option B. Micro enterprises. Option C. Agriculture. Option D. Consumption loans. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज। अब सवाल यह है कि एक पर्सनल ओवरड्राफ्ट बिजनेस लोन कैसे बन गया। सबसे पहले आरबीआई का लॉजिक समझिए। जनधन खाते छोटे व्यापारियों और गरीब तबके के पास होते हैं। माना जाता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल छोटे-मोटे काम धंधे के लिए करेंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। वीकर सेक्शन के बारे में। बेशक यह वीकर सेक्शन का भी हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि प्राइमरी कैटेगरी इसकी माइक्रो एंटरप्राइज मानी जाती है ताकि एमएसएमई टारगेट पूरा हो सके। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक सब्जी वाला अपने जनधन खाते से 5,000 का ओवरड्राफ्ट लेता है। बैंक इसे माइक्रो एंटरप्राइज लोन के तौर पर क्लासिफाई करेगा। जब यह पैसा उसे मिलता है तो वो मंडी से सब्जी खरीदकर अपना रोजगार चला पाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि जनधन ओडी गरीब आदमी की वर्किंग कैपिटल है, इसलिए यह माइक्रो एंटरप्राइज है। अगले सवाल में एक्सपोर्ट क्रेडिट के नियम देखेंगे,
जहां डोमेस्टिक और फॉरेन बैंकों का फर्क समझना जरूरी है। डोमेस्टिक बैंकों के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट की शर्त क्या है, इसे ध्यान से पढ़ें। Regarding export credit, which of the following is correct? Option A. Export credit to agriculture is classified under export credit category. Option B. Export credit to MSME is classified under export credit category. Option C. For domestic banks, only incremental export credit up to 2% of ANBC over the preceding year is eligible under the export credit category. Option D. Foreign banks with सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डोमेस्टिक बैंकों के लिए सिर्फ इंक्रीमेंटल क्रेडिट ही मान्य है। अब सवाल यह है कि यह शर्त क्यों है। सबसे पहले समझिए कि डोमेस्टिक बैंकों का मुख्य काम देश के अंदर लोन देना है, न कि सिर्फ एक्सपोर्ट को फंड करना। इसलिए आरबीआई कहता है कि पिछले साल के मुकाबले आपने जो एक्स्ट्रा दिया, हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। एग्री और एमएसएमई एक्सपोर्ट के बारे में। अगर बैंक किसी किसान को एक्सपोर्ट के लिए लोन देता है, तो वो एग्री कैटेगरी में जाएगा, एक्सपोर्ट में नहीं। फर्क यह है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट कैटेगरी सिर्फ बाकियों के लिए है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने पिछले साल 100 करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था और इस साल 110 करोड़ दिया। पीएसएल में सिर्फ बढ़ा हुआ 10 करोड़ ही काउंट होगा। इससे बैंक को नए एक्सपोर्टर्स ढूंढने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डोमेस्टिक बैंकों के लिए सिर्फ इंक्रीमेंटल हिस्सा ही मायने रखता है। अगले सवाल में एजुकेशन लोन की लिमिट देखेंगे, जहां अक्सर डेटा में कंफ्यूजन होता है। एजुकेशन लोन की पीएसएल लिमिट पर ध्यान दें, यह आंकड़ा फिक्स है। What is the maximum loan limit per borrower for loans to individuals for educational purposes to be eligible for priority sector classification? Option A. Rupees 10 lakh. Option B. Rupees 20 lakh. Option C. Rupees 25 lakh. Option D. Rupees 35 lakh. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 25 लाख रुपए। अब सवाल यह है कि यह लिमिट क्यों बदली। पहले एजुकेशन लोन के लिए पीएसएल एलिजिबिलिटी लिमिट 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए माना जाता है। फर्क यह है कि पढ़ाई का खर्च और फीस बढ़ने की वजह से आरबीआई और बैंकों ने इस लिमिट को एडजस्ट किया है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए 23 लाख का लोन लेता है। पुरानी लिमिट में यह पीएसएल नहीं होता, लेकिन नई लिमिट 25 लाख होने से यह लोन अब प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। जब लिमिट बढ़ती है, तो बैंक छात्रों को बड़ा लोन देने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि पहले लिमिट 20 लाख थी, अब 25 लाख है। अगले सवाल में हाउसिंग लोन के वो केस देखेंगे जो पीएसएल में काउंट नहीं होते। हाउसिंग लोन कब पीएसएल नहीं माना जाता, यह नेगेटिव लिस्ट याद रखें। Which of the following housing loan scenarios are not eligible for priority sector classification? 1. Loans to a bank's own employees. 2. Loans backed by long-term bonds that are exempted from ANBC. 3. Investments by UCBs in bonds issued by NHB Hardco after 1st April 2007. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only.
Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों सिनेरियो पीएसएल के लिए अयोग्य हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें बाहर क्यों रखा गया। सबसे पहले लॉजिक को समझिए। पीएसएल का मकसद आम जनता और जरूरतमंदों की मदद करना है। बैंक अपने स्टाफ को जो लोन देता है वो स्टाफ वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर नहीं। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। बॉन्ड्स के बारे में, अगर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से पैसा उठाकर लोन देता है तो उसे पहले ही सीआरआर और एसएलआर में छूट मिल चुकी होती है। फर्क यह है कि एक ही लोन पर दो बार फायदा, डबल डिपिंग, नहीं मिल सकता। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी किया और उस पैसे से हाउसिंग लोन बांटा। बैंक को इस पर एनबीसी में छूट मिल गई, इसलिए अब वो इसे पीएसएल टारगेट में नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों, याद रखिए कि अपने स्टाफ को दिया लोन और बॉन्ड बैक्ड लोन पीएसएल लिस्ट से बाहर है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। केवीआई सेक्टर हमेशा माइक्रो एंटरप्राइज माना जाता है, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। जनधन खाते का ओवरड्राफ्ट माइक्रो एंटरप्राइज लोन की कैटेगरी में आता है। डोमेस्टिक बैंकों के लिए सिर्फ बढ़ा हुआ इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ही मान्य है। एजुकेशन लोन के लिए स्टैंडर्ड पीएसएल लिमिट 20 लाख रुपए है। बैंक अपने कर्मचारियों को जो हाउसिंग लोन देता है वो पीएसएल नहीं है। अगला क्वेश्चन 21 हाउसिंग लोन की मेट्रो और नॉन मेट्रो लिमिट्स पर है, जहां रिपेयरिंग का अमाउंट भी बदलता है। हाउसिंग लोन की लिमिट्स मेट्रो और नॉन मेट्रो में अलग होती हैं, इन्हें मिक्स मत करना। Which of the following limits for housing loans are correct? 1. Metro centers, POP greater than or equal to 50 lakh loan limit rupees 50 lakh, unit cost rupees 63 lakh. 2. Metro centers, POP greater than or equal to 50 lakh repairs limit rupees 15 lakh. 3. Non-metro, POP 10 lakh repairs limit rupees 10 lakh. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी लिमिट्स सही हैं। अब सवाल यह है कि लिमिट्स क्यों बदली। सबसे पहले लोकेशन का फर्क समझिए। मेट्रो शहरों में घर महंगे होते हैं, इसलिए वहां लोन लिमिट 50 लाख और रिपेयरिंग लिमिट 15 लाख रखी गई है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों की लिमिट्स के बीच अक्सर अलग-अलग बैंकों के लिए ये सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन फर्क यह है कि बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, इसलिए सीलिंग हाई है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए मुंबई में कोई अपना पुराना घर रिनोवेट कराना चाहता है। बैंक उसे रिपेयरिंग के लिए 15 लाख तक का लोन दे सकता है, जो पीएसएल में काउंट होगा। जब यह फंड मिलता है तो हाउसिंग स्टॉक की क्वालिटी सुधरती है और लोगों को रहने के लिए बेहतर जगह मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि मेट्रो में लिमिट हाई है और छोटे शहरों में थोड़ी कम है। अगले सवाल में स्टार्टअप्स के लिए लोन लिमिट देखेंगे, जो एमएसएमई के बराबर ही मानी जाती है। स्टार्टअप्स को कितना लोन पीएसएल में मिलता है, यह लिमिट याद रखें। Loans to startups that conform to the definition of MSME are eligible for priority sector classification up to a limit of Option A. Rupees 10 crore. Option B. Rupees 25 crore. Option C. Rupees 50 crore. Option D.
Rupees 100 crore. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 50 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि स्टार्टअप्स को इतना बड़ा सपोर्ट क्यों? सबसे पहले आरबीआई का विजन समझिए। स्टार्टअप्स इनोवेशन लाते हैं, लेकिन उन्हें फंड्स की दिक्कत होती है। इसलिए उन्हें पीएसएल में डालकर बैंकों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। जनरल एमएसएमई लिमिट के बारे में, हालांकि वो अलग है, लेकिन फर्क यह है कि स्टार्टअप्स के लिए पर बरोअर लिमिट फिक्स 50 करोड़ है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक टेक स्टार्टअप नया सॉफ्टवेयर बना रहा है और उसे 30 करोड़ की जरूरत है। बैंक उसे यह लोन देगा और अपने पीएसएल टारगेट में दिखाएगा। जब स्टार्टअप को यह कैपिटल मिलती है, तो वो स्केल अप कर पाता है और देश में नई नौकरियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर है। अगले सवाल में अफोर्डेबल हाउसिंग का कारपेट एरिया देखेंगे, जो 60 और 30 के बीच घूमता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कारपेट एरिया की शर्त क्या है, इसे नोट कर लें। Bank loans for affordable housing are eligible if they use at least 50% of FAR FSI for dwelling units with a carpet area of not more than. Option A. 45 SQM. Option B. 60 SQM. Option C. 75 SQM. Option D. 90 SQM. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 60 स्क्वायर मीटर। अब सवाल यह है कि एरिया क्यों फिक्स किया गया। सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग का मकसद समझिए। यह स्कीम मिडिल और लोअर क्लास के लिए है, न कि लक्जरी विला के लिए। इसलिए 60 स्क्वायर मीटर की कैप लगाई गई है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। मेट्रो और नॉन मेट्रो के एरिया के बारे में, पहले यह अलग अलग था, लेकिन फर्क यह है कि इस स्पेसिफिक एफएसआई रूल में 60 स्क्वायर मीटर का बेंचमार्क यूज होता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है। अगर वो आधे फ्लैट 60 स्क्वायर मीटर से छोटे बनाता है, तो बैंक उसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट मानकर लोन देगा। जब बिल्डर को सस्ता लोन मिलता है, तो वो आम आदमी के लिए सस्ते घर बना पाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि अफोर्डेबल का मतलब है 60 स्क्वायर मीटर तक का छोटा और कॉम्पैक्ट घर। अगले सवाल में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट देखेंगे, जो टियर 2 शहरों के लिए बढ़ाई गई है। छोटे शहरों में अस्पताल बनाने के लिए कितनी लिमिट है? यह डेटा अपडेटेड है। Under social infrastructure, loans up to rupees 12 crore per borrower are eligible specifically for. Option A. Schools. Option B. Health care facilities in Tier 2 to Tier 6 centers. Option C. Sanitation facilities. Option D. Drinking water projects. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब सवाल यह है कि लिमिट में क्या बदलाव आया। पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिमिट 10 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब टियर 2 से टियर 6 शहरों के लिए इसे बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फर्क यह है कि छोटे शहरों में अस्पताल बनाने की लागत बढ़ी है, इसलिए लोन लिमिट भी बढ़ानी पड़ी। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर टियर 3 शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है, जिसमें 11 करोड़ का खर्च है। पुरानी लिमिट में यह कवर नहीं होता, लेकिन अब 12 करोड़ की लिमिट में यह पूरा लोन पीएसएल माना जाएगा। जब यह कैप बढ़ती है, तो रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में बेहतर इलाज पहुंचता है। तो दोस्तों,
याद रखिए कि पहले 10 करोड़ था, अब हेल्थ के लिए 12 करोड़ है। अगले सवाल में रिन्यूएबल एनर्जी की लोन लिमिट देखेंगे, जो सोलर और विंड पावर के लिए है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की लिमिट क्या है? यह फ्यूचर का सेक्टर है। What is the loan limit per borrower for renewable energy-based power generators and public utilities to be eligible? Option A. Rupees 15 crore. Option B. Rupees 25 crore. Option C. Rupees 30 crore. Option D. Rupees 35 crore. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 35 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि यह जंप क्यों आया? पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पीएसएल लिमिट 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फर्क यह है कि सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए सरकार ने यह राहत दी है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 32 करोड़ का सोलर प्लांट लगा रही है। 30 करोड़ की पुरानी लिमिट में यह बाहर हो जाता, लेकिन 35 करोड़ की नई लिमिट में यह लोन पीएसएल का हिस्सा बनेगा। जब बैंक को यह छूट मिलती है, तो वो ग्रीन एनर्जी में खुलकर पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि पहले 30 करोड़ था, अब 35 करोड़ है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। मेट्रो शहरों में हाउसिंग लोन की लिमिट 50 लाख रुपए है। स्टार्टअप्स को पीएसएल के तहत 50 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। छोटे शहरों में हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए लोन लिमिट 12 करोड़ है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिमिट 35 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन 26 अदर्स कैटेगरी पर है, जहां डिस्ट्रेस्ड पर्सन का लोन अमाउंट चेक करेंगे। अदर्स कैटेगरी में क्या नहीं आता? यह नेगेटिव लिस्ट वाला सवाल है। Which of the following is not classified under the others category? Option A. Loans to distressed persons, non-farmers, up to rupees 1 lakh. Option B. Loans to SHGs for non-agri non-MSME activities up to rupees 2 lakh. Option C. Loans to startups engaged in agriculture. Option D. Loans to state-sponsored organizations for SC/STs. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एग्री स्टार्टअप्स अदर्स में नहीं आते। अब सवाल यह है कि वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन को क्लियर करें। अगर कोई स्टार्टअप खेती से जुड़ा है, तो वो एग्रीकल्चर कैटेगरी की एंसिलरी सर्विसेज में जाएगा। अदर्स कैटेगरी सिर्फ उन स्टार्टअप्स के लिए है जो खेती और एमएसएमई से बाहर हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स और SC/ST ऑर्गेनाइजेशन सही मायने में अदर्स का हिस्सा हैं, लेकिन फर्क यह है कि एग्री स्टार्टअप का नेचर पूरी तरह एग्रीकल्चरल है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग ऐप बनाती है। बैंक इसे एग्री लोन मानेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, तो वो अदर्स में जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि नेचर ऑफ बिजनेस ही सही कैटेगरी तय करता है। अगले सवाल में वीकर सेक्शन की लिस्ट देखेंगे, जहां महिलाओं के लोन लिमिट पर ध्यान देना जरूरी है। वीकर सेक्शन में कौन शामिल है? यह सोशल बैंकिंग का कोर टॉपिक है।
Which of the following are classified as weaker sections? 1. Individual women beneficiaries up to rupees 2 lakh per borrower, not applicable to UCBs. 2. Distressed persons, other than farmers, with loans up to rupees 1 lakh to prepay non-institutional debt. 3. Artisans, village and cottage industries where individual credit limits do not exceed rupees 2 lakh. 4. Beneficiaries of the DRI scheme. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी वीकर सेक्शन हैं। यहाँ लिमिट को लेकर कंफ्यूजन दूर कर लें। महिलाओं के लिए लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे 2 लाख रुपए माना जाता है। फर्क यह है कि यह लिमिट इंडिविजुअल महिला कर्जदार के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नहीं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक महिला घर पर बुटीक खोलने के लिए 1.5 लाख का लोन लेती है। चूंकि यह 2 लाख की लिमिट के अंदर है, इसलिए बैंक इसे वीकर सेक्शन टारगेट में गिनेगा। जब लिमिट बढ़ती है, तो महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा मिल पाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि इंडिविजुअल महिला के लिए वीकर सेक्शन लिमिट अब 2 लाख रुपए है। अगले सवाल में अदर्स कैटेगरी के स्टार्टअप्स की लिमिट देखेंगे, जो 50 करोड़ ही है। नॉन एग्री नॉन एमएसएमई स्टार्टअप्स को कितना लोन मिलता है? लिमिट सेम है। Loans to startups engaged in activities other than agriculture or MSME are eligible under the others category up to. Option A. Rupees 10 crore. Option B. Rupees 25 crore. Option C. Rupees 50 crore. Option D. Rupees 100 crore. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 50 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि यह लिमिट इतनी हाई क्यों है। सबसे पहले समझिए कि स्टार्टअप चाहे किसी भी फील्ड का हो, उसे कैपिटल की सख्त जरूरत होती है। आरबीआई ने सभी एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए एक यूनिफॉर्म लिमिट 50 करोड़ रखी है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। कैटेगरी के फर्क के बारे में, चाहे वो एमएसएमई हो या अदर्स, लिमिट में कोई भेदभाव नहीं है। फर्क सिर्फ रिपोर्टिंग हेड का है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो एमएसएमई नहीं है। बैंक उसे अदर्स कैटेगरी में 50 करोड़ तक का लोन दे सकता है। जब स्टार्टअप्स को इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ का जादुई आंकड़ा हर जगह लागू है। अगले सवाल में ऑन लेंडिंग के कैप्स देखेंगे, जहां एमएफआई और एनबीएफसी का कोटा अलग-अलग है। बैंक जब एनबीएफसी को पैसा देता है, तो उसकी लिमिट क्या है? यह सवाल बहुत टेक्निकल है। Which of the following limits regarding bank loans for on lending are correct? 1. Cap on MFI on lending, 10% of bank's total PSL. 2. Cap on NBFC HFC on lending, 5% of bank's total PSL. 3. Loan limit for HFCs, housing rupees 20 lakh per borrower. 4. Loan limit for NBFCs, micro and small enterprises rupees 20 lakh per borrower. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above.
सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑन लेंडिंग के ये सारे नियम सही हैं। अब सवाल यह है कि यह ऑन लेंडिंग मॉडल क्या है। सबसे पहले मॉडल को समझिए। बैंक सीधा गांव नहीं जा पाता, तो वो एनबीएफसी या एमएफआई को लोन देता है और वो आगे जनता को लोन देते हैं। आरबीआई ने इस पर कैप लगाई है, एमएफआई के लिए 10% और बाकी एनबीएफसी के लिए 5%। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें इंडिविजुअल लिमिट के बारे में। आगे जिस व्यक्ति को लोन मिलेगा उसे 20 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। फर्क यह है कि यह मॉडल बैंक की रीच बढ़ाता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा देता है। वो कंपनी आगे किसी को घर के लिए 20 लाख का लोन देती है। यह बैंक के पीएसएल में गिना जाएगा, बशर्ते बैंक का 5% का कोटा पूरा न हुआ हो। तो दोस्तों, याद रखिए कि ऑन लेंडिंग बैंक के लिए एक शॉर्टकट है, लेकिन लिमिट्स के साथ। अगले सवाल में स्मॉल फाइनेंस बैंक और एमएफआई का रिलेशन देखेंगे, जहां 500 करोड़ का नियम लगता है। एसएफबी किस एमएफआई को लोन दे सकता है? यह साइज का मामला है। Small finance banks, SFBs, are permitted to lend to registered NBFC MFIs for on lending provided the MFI has a gross loan portfolio, GLP, not exceeding. Option A. Rupees 100 crore. Option B. Rupees 200 crore. Option C. Rupees 500 crore. Option D. Rupees 1,000 crore. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 500 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि एसएफबी पर यह रोक क्यों? सबसे पहले एसएफबी का मकसद याद करें। वो खुद माइक्रो लेंडिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आरबीआई चाहता है कि वो खुद लोन बांटे, न कि सिर्फ बड़े एमएफआई को फंड करें। इसलिए वो सिर्फ छोटे एमएफआई, जिनका पोर्टफोलियो 500 करोड़ से कम है, को ही ऑन लेंडिंग के लिए पैसा दे सकते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। बड़े बैंकों के नियम से बड़े कमर्शियल बैंक किसी भी एमएफआई को दे सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि एसएफबी को सिर्फ छोटों को सपोर्ट करना है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक छोटा एमएफआई गांव में काम कर रहा है और उसे फंड चाहिए। एसएफबी उसे लोन देगा क्योंकि वो खुद वहां नहीं पहुंच पा रहा। इससे छोटी संस्थाएं बड़ी होती हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि एसएफबी के लिए पार्टनर एमएफआई का साइज 500 करोड़ से कम होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एग्री एंसिलरी में आते हैं, अदर्स कैटेगरी में नहीं। इंडिविजुअल महिला बेनिफिशियरी के लिए स्टैंडर्ड पीएसएल लिमिट 1 लाख रुपए है। अन्य सेक्टर्स के स्टार्टअप्स को भी 50 करोड़ तक का पीएसएल लोन मिलता है। ऑन लेंडिंग के लिए एमएफआई का कैप 10% और एनबीएफसी का 5% है। एसएफबी सिर्फ उन एमएफआई को लोन दे सकते हैं जिनका पोर्टफोलियो 500 करोड़ से कम है। अगला क्वेश्चन 31 पीएसएल सर्टिफिकेट्स पर है कि उसमें कौन सी वैल्यू काउंट होती है। पीएसएल सर्टिफिकेट्स में कौन सी वैल्यू गिनी जाती है? यह ट्रेडिंग का सवाल है। Regarding priority sector lending certificates, PSLCs, what amount is eligible for classification? Option A. Gross nominal value. Option B. Net nominal value of PSLCs issued and purchased. Option C. Premium paid. Option D. 50% of face value. सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी नेट नॉमिनल वैल्यू। अब सवाल यह है कि नेट वैल्यू ही क्यों? सबसे पहले पीएसएलसी का कॉन्सेप्ट समझिए। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे बैंक अपना टारगेट पूरा करने के लिए खरीदते या बेचते हैं। अगर आपने खरीदा तो टारगेट में जुड़ेगा और बेचा तो घटेगा। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। ग्रॉस वैल्यू के बारे में हम टोटल खरीद को नहीं देखते, बल्कि खरीद और बिक्री का अंतर यानी नेट देखते हैं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ के सर्टिफिकेट खरीदे और 20 करोड़ के बेच दिए। आरबीआई सिर्फ 80 करोड़ को ही उसके पीएसएल अचीवमेंट में जोड़ेगा। जब बैंक सर्टिफिकेट खरीदता है तो बिना लोन दिए भी उसका टारगेट पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि पीएसएलसी में प्लस और माइनस करने के बाद जो बचता है वही फाइनल काउंट होता है। अगले सवाल में सिक्यूरिटाइजेशन के नियम देखेंगे, जहां एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बैन किया गया है। सिक्यूरिटाइजेशन में कौन सी कैटेगरी अलाउड नहीं है, इसे याद रखना। Investments by banks in securitization notes are eligible for PSL classification provided the underlying assets represent loans to eligible categories except Option A. Agriculture. Option B. MSME. Option C. Housing. Option D. Others category. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अदर्स कैटेगरी। अब सवाल यह है कि इसे बाहर क्यों रखा गया? सबसे पहले रिस्क को समझिए। सिक्यूरिटाइजेशन का मतलब है दूसरे बैंक के लोन का पूल खरीदना। आरबीआई एग्रीकल्चर और एमएसएमए के पूल खरीदने की इजाजत देता है, लेकिन अदर्स कैटेगरी अक्सर बहुत डाइवर्स और रिस्की होती है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। हाउसिंग के बारे में हाउसिंग पूल सबसे सेफ माने जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अदर्स में डिस्ट्रेस्ड लोन या मिसलेनियस लोन होते हैं, जिनकी क्वालिटी चेक करना मुश्किल है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बैंक अपना पीएसएल टारगेट पूरा करने के लिए एसएचजी लोन्स का एक पूल खरीदना चाहता है जो अदर्स में है। नियमों के मुताबिक यह पीएसएल में काउंट नहीं होगा। जब बैंक ऐसा करता है तो वो रिस्की एसेट्स को अपनी बुक्स पर लेने से बचता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि अदर्स कैटेगरी के लोन्स को सिक्यूरिटाइज करके पीएसएल का टैग नहीं लिया जा सकता। अगले सवाल में कोलेंडिंग मॉडल देखेंगे, जहां कुछ बैंकों को पार्टिसिपेट करने से रोका गया है। कोलेंडिंग मॉडल किन बैंकों के लिए नहीं है, यह एक्सक्लूजन लिस्ट जरूरी है। The guidelines on co-lending by banks and NBFCs are not applicable to Option A. Scheduled commercial banks. Option B. Small finance banks, SFBs and RRBs. Option C. Foreign banks, 20 branches. Option D. Domestic private sector banks. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एसएफबी और आरआरबी। अब सवाल यह है कि ये कोलेंडिंग क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले कोलेंडिंग का मतलब समझिए। इसमें एक बैंक और एक एनबीएफसी मिलकर लोन देते हैं। चूंकि आरआरबी और एसएफबी का स्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अलग होता है, इसलिए उन्हें अभी इस कॉम्प्लेक्स मॉडल से दूर रखा गया है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। एनबीएफसी पार्टनर के बारे में पार्टनर एनबीएफसी होता है, लेकिन फर्क यह है कि मेन बैंक एक कमर्शियल बैंक होना चाहिए। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एसबीआई मुथूट फाइनेंस के साथ मिलकर गोल्ड लोन देता है, यह अलाउड है। लेकिन अगर एक आरआरबी ऐसा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। जब यह नियम लागू होता है तो छोटे बैंकों का रिस्क एक्सपोजर कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों,
याद रखिए कि कोलेंडिंग फिलहाल बड़े कमर्शियल बैंकों का खेल है। अगले सवाल में टारगेट मॉनिटरिंग का तरीका देखेंगे, जो सिर्फ साल के अंत में नहीं होता। पीएसएल टारगेट कब चेक किया जाता है, क्वार्टरली या ईयरली? Regarding the monitoring of priority sector lending targets. Option A. Compliance is monitored on an annual basis only. Option B. RRBs must furnish data to RBI directly. Option C. Shortfall excess is monitored quarterly, and the annual achievement is the simple average of all quarters. Option D. Misclassifications are ignored if they are less than 1%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी क्वार्टरली मॉनिटरिंग और एनुअल एवरेज। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम क्यों बनाया गया। सबसे पहले समझिए कि खेती और बिजनेस सीजनल होते हैं। अगर सिर्फ मार्च में चेक करेंगे तो बैंक साल भर लोन नहीं देगा और मार्च में रश करेगा। इसलिए आरबीआई हर 3 महीने पर चेक करता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। साल के अंत के टारगेट के बारे में। टारगेट सालाना होता है, लेकिन फर्क यह है कि वो चारों क्वार्टर का एवरेज निकालकर फाइनल माना जाता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने पहले 3 क्वार्टर में टारगेट पूरा नहीं किया और चौथे में डबल कर दिया। एवरेज कम आएगा और बैंक फेल माना जाएगा। जब यह नियम लगता है तो बैंक को साल भर कंसिस्टेंटली लोन देना पड़ता है, जिससे क्रेडिट फ्लो बना रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि पीएसएल में हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस मायने रखती है। अगले सवाल में आरआईडीएफ की पेनल्टी देखेंगे, जहां शॉर्टफॉल के हिसाब से ब्याज कटता है। अगर टारगेट 8% से चूक गया तो आरआईडीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा? If a bank reports a shortfall of 8 percentage points in its overall PSL target, the interest rate on its RIDF contribution will be Option A. Bank rate minus 2%. Option B. Bank rate minus 3%. Option C. Bank rate minus 4%. Option D. Bank rate minus 5%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बैंक रेट -3%। अब सवाल यह है कि यह कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले पेनल्टी का लॉजिक समझिए। जब बैंक पीएसएल टारगेट पूरा नहीं करता तो उसे वो पैसा नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड में जमा करना पड़ता है। जितनी बड़ी गलती उतना कम ब्याज। 8% का शॉर्टफॉल 5 से 10 वाली रेंज में आता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। फ्लैट रेट के बारे में। यह फिक्स नहीं है। फर्क यह है कि यह एक स्लैब सिस्टम है। शॉर्टफॉल जितना ज्यादा, ब्याज उतना कम। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक रेट 6% है और बैंक का शॉर्टफॉल 8% है। बैंक को आरआईडीएफ जमा पर सिर्फ 3%, 6-3 ब्याज मिलेगा। जब बैंक को इतना कम रिटर्न मिलता है तो अगली बार वो पेनल्टी भरने के बजाय किसान को लोन देना पसंद करता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि आरआईडीएफ में पैसा जमा करना बैंक के लिए घाटे का सौदा है। चलिए अब क्वेश्चन 31 से 35 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीएसएलसी में खरीदी और बिक्री का नेट डिफरेंस काउंट होता है। अदर्स कैटेगरी के लोन्स को सिक्योरिटाइज करके पीएसएल बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। कोलेंडिंग गाइडलाइंस आरआरबी और एसएफपी पर लागू नहीं होती। पीएसएल अचीवमेंट चारों क्वार्टर का एवरेज निकालकर तय होता है। 8% के शॉर्टफॉल पर आरआईडीएफ में बैंक रेट से 3% कम ब्याज मिलता है।
अगला क्वेश्चन 36 सर्विस चार्ज पर है कि कितने अमाउंट तक बैंक कोई चार्ज नहीं ले सकता। सर्विस चार्ज की छूट कितने अमाउंट तक मिलती है? यहाँ बैंक और स्कीम के हिसाब से वेरिएशन है। Banks are prohibited from levying loan-related and ad hoc service charges on eligible priority sector loans up to Option A Rupees 25,000. Option B Rupees 50,000. Option C Rupees 1 lakh. Option D Rupees 2 lakh. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 50,000 रुपए। यहाँ सर्विस चार्ज की लिमिट का अपडेट समझ लें। पहले यह छूट 25,000 रुपए तक थी, लेकिन अब यह 50,000 रुपए तक है। फर्क यह है कि बड़े लोन्स पर बैंक प्रोसेसिंग फीस ले सकता है, लेकिन इस लिमिट तक के छोटे लोन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक किसान 45,000 का लोन लेने बैंक जाता है। बैंक उससे फाइल चार्ज या इंस्पेक्शन फीस नहीं मांग सकता क्योंकि यह 50,000 की लिमिट के अंदर है। जब यह चार्ज हटता है तो गरीब आदमी पर ब्याज के अलावा कोई और बोझ नहीं पड़ता। तो दोस्तों, याद रखिए कि 50,000 तक के PSL लोन पर सर्विस चार्ज 0 है। आखिरी सवाल में SHG के सर्विस चार्ज का गणित देखेंगे, जो ग्रुप वर्सेस मेंबर पर टिका है। SHG लोन पर चार्ज कैसे लगता है? यह कैलकुलेशन वाला लॉजिक है। Which of the following statements regarding common guidelines is incorrect? Option A. Each loan must be classified in only one category. Option B. Banks must acknowledge receipt of loan applications. Option C. For SHGs, the service charge exemption limit applies to the group as a whole. Option D. Interest rates must follow RBI directions. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी यह स्टेटमेंट गलत है। अब सवाल यह है कि सही नियम क्या है। सबसे पहले SHG के स्ट्रक्चर को समझिए। SHG में 10 से 20 महिलाएं होती हैं। RBI कहता है कि सर्विस चार्ज की छूट पर ग्रुप नहीं, बल्कि पर मेंबर देखी जाएगी। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लें। टोटल लोन अमाउंट के बारे में, ग्रुप का टोटल लोन बड़ा हो सकता है, लेकिन फर्क यह है कि हम उसे मेंबर्स की संख्या से डिवाइड करके चेक करते हैं। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप ने 2 लाख का लोन लिया और उसमें 10 मेंबर हैं। पर हेड लोन 20,000 आया। चूंकि यह 25,000 की लिमिट के अंदर है, इसलिए बैंक पूरे 2 लाख पर कोई चार्ज नहीं लेगा। जब यह नियम लगता है तो बड़े ग्रुप लोन्स पर भी गरीबों को फीस नहीं देनी पड़ती। तो दोस्तों, याद रखिए कि ग्रुप लोन में इंडिविजुअल मेंबर का हिस्सा देखा जाता है, न कि टोटल लोन। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंप्लीट सेशन। हमने टारगेट से लेकर छोटी छोटी लिमिट्स तक सब कवर किया। इन 37 सवालों को अच्छे से रिविज करें, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पॉइंट आएगा। अगर आपको यह सेशन काम का लगा तो इसे अपने बैंकर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।